गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोविड के समय में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे द्वारा दी जा रही वीडियो को और उस दी जा रही जानकारी को विषय के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आपकी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसी का एक सब्जेक्ट है, उसी का एक पेपर है क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी में हमारा आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, आप लोगों ने जनरली ये देखा होगा कि सुबह जब सूरज निकलता है और शाम को जब सूरज पश्चिम में डूब जाता है तो उस बीच के अंतराल में दिन की अवधि रहती है। जब सूरज निकलता है और सूरज डूब जाता है तो बीच की जो अवधि होती है वह दिन की अवधि होती है। उस दिन की अवधि में हम सूरज के प्रकाश की तीव्रता को महसूस करते हैं। जब सूरज सुबह निकलता है तो उसका जो प्रकाश होता है वह उसकी तीव्रता उस समय मध्यम होती है। जब दोपहर चढ़ती है तो दिन गर्म हो जाता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश में ऊर्जा होती है। ऊर्जा की वजह से वायुमंडल गर्म हो जाता है तो हमें दिन गर्म लगता है। और शाम को जब पश्चिम की ओर सूरज डूब जाता है तो उस समय जो प्रकाश की अवधि जो तीव्रता होती है वह कम होती है, क्योंकि सूरज के प्रकाश का हमारे पृथ्वी के वायुमंडल, हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन के समय में अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करते हैं या अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करते हैं, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ मनुष्य हैं, कुछ अन्य दूसरे जीव हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि जिनको अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए रात की अवधि चाहिए होती है। लेकिन हमारी जो क्रॉप फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है, मुख्य रूप से हम सिर्फ खाली उन चीज़ों को छूना चाह रहे हैं जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फसलों में अधिकतर पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ, कि जिनको ग्रोथ करने के लिए और अपनी वृद्धि को दिखाने के लिए या फल उत्पादन करने के लिए या अन्य दूसरी जैविक क्रियाओं को करने के लिए उनको सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। सूरज की जो रोशनी है उसके अंदर पर्याप्त ऊर्जा होती है, इसीलिए जब धूप निकलती है तो उस समय पेड़ पौधे अपनी जैविक क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस। ये आपने पढ़ा होगा 12th में, 12वीं क्लास में, कि फोटोसिंथेसिस वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी पेड़ पौधे कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, कार्बन का स्थायीकरण करते हैं। और वही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमको ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस प्रकाश का बड़ा महत्व है। जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश को एक प्रैक्टिकल में प्रिज्म के द्वारा उसको निकाल के उसके प्रकाश के भाव को देखा कि प्रकाश को कितने भावों में बांट सकते हैं, तो प्रकाश 7 अलग अलग रंग की वेवलेंथ से मिलकर बना हुआ एक पुंज होता है, एक किरण होती है प्रकाश की, जिसको अगर किसी प्रिज्म में से निकाला जाए तो वह प्रिज्म में से 7 अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ को दिखाता है। अच्छा, सूरज जब पूरब की दिशा से निकलता है या हमारी पृथ्वी जब घूम रही होती है तो सूर्य के प्रकाश में जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है तो उस समय वह रेडिएशन से भरा हुआ रहता है। रेडिएशन मतलब उसके अंदर असीमित ऊर्जा होती है। और जब सूरज हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ओजोन नामक एक परत उस किरण को एब्जॉर्ब कर लेती है या उसको छानने का काम करती है, चलने का काम करती है। जब वह किरणें चलने का काम करती हैं तो सूर्य का प्रकाश छन जाता है, तो उसमें से जो रेडिएशन होता है वह उस ओजोन परत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रेडिएशन। तो यहाँ पे अब हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूरज का प्रकाश हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से नहीं है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जब दिन निकलता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश का ऐसा भी एक गुण है जिसकी वजह से हमें दिखाई दिया जाता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। वस्तुओं के अंदर जो रंग होता है उसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। यही सूरज के प्रकाश की एक गुण होता है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि हम जब धूप में निकलते हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। उसके अलावा कुछ अन्य दूसरी प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारे अंदर होती है। अगर धूप ना निकले
अगर विद्यार्थी, ये बहुत अचंभे की बात है, जानने वाली बात है कि अगर 5 दिन सूरज ना निकले धरती पर तो बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ हम उस रेडिएशन की बात कर रहे हैं जो कि सूरज से आता है और पेड़ पौधों के लिए कुछ लाभदायक होता है, कुछ हानिकारक होता है। सबसे पहले अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक चित्र के द्वारा समझें तो क्या होता है, सूरज का जो प्रकाश है वह लगभग इस वेवलेंथ का बना हुआ रहता है, इस वेवलेंथ का, जो कि 0.01 नैनोमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक होती है। आपने इतना तो पढ़ा होगा, शॉर्ट वेवलेंथ या लॉन्ग वेवलेंथ। ऐसा प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, यानी छोटी तरंग दैर्घ्य होती है, उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। जो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वह कम होती है। इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन आता है सूरज से, तो वह रेडिएशन सबसे पहले गामा रेस के रूप में डिफरेंशिएट होता है, यानी ये शॉर्ट वेवलेंथ है, इसके तरंग वेवलेंथ के बीच में दूरी कम होती है, तो उसकी वजह से ये क्या है, शॉर्ट है, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गामा रेज होती है 0.01 नैनोमीटर की होती है। इसके अंदर जब ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, अगर यह किसी जीव पर पड़ जाए या किसी भी धातु पर पड़ जाए तो इसके अंदर से आसानी से पार हो जाती है, तो नुकसान कर सकती है। मनुष्यों के अंदर से अगर यह अन्य दूसरे जीवों के अंदर से निकलती है तो वहाँ पर ये रेडिएशन कर सकती है, यानी कि वहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारे अंदर, जीवों के अंदर म्यूटेशन हो सकता है। 0.01 नैनोमीटर से थोड़ा सा ऊपर की जो वेवलेंथ होती है, यानी 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है उसको बोलते हैं एक्स रेज। आपने विद्यार्थियों देखा होगा कि जब हमें कहीं चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम एक्सरा कराने के लिए जाते हैं, तो उस एक्सरा की जो वेवलेंथ होती है वह 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक के बीच की स्ट्रेंथ की जो वेवलेंथ होती है, उसी से हमारा बॉडी स्कैन होता है। वही किरणें हमारे बॉडी के अंदर से पेनिट्रेट करती हैं और टूटे हुए भाग जो हड्डी होती है उसको पेनिट्रेट वो ठीक से कर नहीं पाती, उसके चित्र को वो दिखाती है, शो कराती है। उसके बाद में 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है वह वेवलेंथ कहलाती है अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। ये ध्यान रखना, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि यूवी रेज, कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को ओजोन परत एब्जॉर्ब करती है। ओजोन ही परत नहीं बल्कि वह गामा रेज, एक्स रेज को भी एब्जॉर्ब करती है। समझ रहे हैं आप? अल्ट्रा वायलेट अगर रेज हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट हो या पेड़ पौधों की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो तो वह म्यूटेशन क्रिएट करती है। वो एक अलग बात है कि हमने इनके प्रयोग से अपने फसलों में कुछ सुधार भी किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो बीच की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की, इसको हम बोलते हैं विजिबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, विजिबल वेवलेंथ। और इसी वेवलेंथ में ही क्या होता है कि हमें जो सूरज का प्रकाश होता है वह पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस कराता है, उसी प्रकाश में हम लोग आसानी से अपने आप को डिजर्व कर पाते हैं इस वातावरण में। पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है वह क्रिएटेड होती है। ठीक है, उसी के बीच में ही सभी जीव अपने जीवन को उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है उसी की ये जो वेवलेंथ है, यही वेवलेंथ उसको क्या करती है, रोकती है। ठीक है, गो। तो जो हम नैनोमीटर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है खासकर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, जिसके बीच में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो वेव्स आती हैं, जो वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड, उसी के बीच में होती है विजिबल वेव्स। ठीक है ना, विजिबल किरणें यानी दृश्य किरणें, जिनके उन दृश्य किरणों की वजह से ही हमें यहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। उन्हीं की जो इंटेंसिटी होती है दृश्य किरणों की, उसी इंटेंसिटी में जो पेड़ पौधे होते हैं वह फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, इसमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की किरणें
700 नैनोमीटर वेवलेंथ की किरणें, ये आपने पढ़ा होगा। वो हम पढ़ाएंगे जब फोटोसिंथेसिस का लेक्चर आएगा, तो हम उसमें भी बताएंगे कि किस प्रकार से पौधों को अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की उपस्थिति में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। या पौधों के अंदर कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ होती है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था, क्लोरोफिल वाले टॉपिक में, कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोफिल होते हैं उनको कौन कौन से टाइप की जो वेवलेंथ की किरणें होती है वो चाहिए होती है। तो इसमें 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की बीच की जो विजुअल वेव्स होती हैं या विजुअल किरणें होती हैं, उनमें ये जीवन यहाँ पर चलता है। उसके बाद में आता है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर ठीक है, कि जो किरणें होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रारेड किरणें। ये जो इंफ्रारेड किरणें हैं, ये किरणें आपके हमारे वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को क्लियरली विजिबल दिखाने के लिए होती है। उसके बाद 1 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर किरणें माइक्रोवेव्स, आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रो किरणें होती हैं, वो हमारे उनके द्वारा हम उनके अंदर भी थोड़ी बहुत ऊर्जा होती है, जिससे हम अपनी दूसरे मशीनों के द्वारा भी काम करते हैं। सबसे एंड में आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की किरणें वो होती हैं जो कि 30 मिलीमीटर से अपर की वेवलेंथ की किरणें होती हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका प्रयोग हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, जिनके द्वारा हम मोबाइल से बात करना या आपके टीवी के जो सिग्नल्स होते हैं, उसके अलावा अदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सूचनाओं को भेजने का जो काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके जो सिग्नल्स होते हैं वह रेडियो वेव्स में काम करते हैं। बेटा बच्चों, आज का लेक्चर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस है या स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ कि बेहतर होना चाहिए तो आप अपने कमेंट हमें भेजें और हम उसको उसी तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।